ठीक है। आप सभी को नमस्ते। आज हम जिस विषय पे वर्कशॉप करेंगे वह है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अब कुछ आप में से कुछ लोग परिचित होंगे पहले से ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या होता है, अगर आप याद कर पाए तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो अलग अलग कॉग्निटिव स्किल्स, ज्ञानात्मक कौशल, उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और उस वर्गीकरण के आधार पर हम प्रश्न बना सकते हैं जो उस कौशल से मेल खाते हों। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कौशलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और उस वर्गीकरण के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उदाहरण देखेंगे कि कैसे कौन से प्रश्न किस कौशल से संबंधित होते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सीखने के विभिन्न उद्देश्यों और कौशलों का वर्गीकरण किया जाता है। हम जो भी बातें विद्यार्थियों को बताते हैं, सिखाते हैं, फिर जिस तरह से उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो विभिन्न वर्ग हैं, जो स्तर हैं, उनसे संबंधित होती हैं। तो हेलो, ठीक है, ओके। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो मैं बता रही थी आपको कि जो भी हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जिस तरह के प्रश्न बनाते हैं, वे किसी न किसी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के स्तर से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत 6 कौशल के स्तर आते हैं, जैसा कि इस ये जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है। और विभिन्न स्तरों के कौशल किसी छात्र की सोचने समझने की क्षमता की पहचान करने में मदद करते हैं। अगर हम इन कौशलों के आधार पर प्रश्नों को देखेंगे और बनाएंगे और जो भी जिस प्रकार से विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है वे उत्तर दे पाए हैं या नहीं, उससे हमें पता चलेगा कि उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वह किस स्तर पे है, या फिर किस कौशल में उन्हें ज्यादा कठिनाई हो रही है और किस कौशल में वे दक्ष हैं। इस तरह की सारी बातों पर हम ध्यान दे सकते हैं अगर हम अपने प्रश्नों को इन कौशल के स्तरों के अनुसार बनाएं और वर्गीकरण इनका कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, ये जो कौशल के स्तर होते हैं ये सबसे सरल से लेके कठिन की ओर जाते हैं। तो जो सबसे नीचे के जो कौशल होते हैं वे सबसे सरल होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनकी 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 कठिनाई कहें या जटिलता कहें, जटिलता बढ़ती जाती है कि जिस प्रकार से विद्यार्थियों को सोचना है, जिस तरह से दिमाग लगाना है, वह स्तर उसमें बढ़ता जाता है। तो सबसे नीचे होता है रिमेम्बर, यानी कि स्मरण, यानी कि रिकॉल करना, जो आपको याद है वो आप अपने सिर्फ स्मरण के आधार पर मुख्य रूप से आप प्रतीक स्तर में इस बात का ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से आप किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, स्मरण तो हम हर चीज में ही करते हैं, हमें याद तो हर चीज में करना ही पड़ता है, पर सबसे मुख्य कौशल किसी चीज में क्या है वह हमें देखना है और उसके आधार पर बताना है। तो सबसे नीचे होता है स्मरण, यानी कि याद रखना। फिर समझ, यानी कि किसी चीज को सोच समझ कर
उसका जवाब देना, अप्लाई करना यानी कि अनुप्रयोग करना अगला आता है, फिर एनालाइज यानी कि विश्लेषण करना, तर्क सम्मत निष्कर्ष निकाल पाना, इस तरह की बातें। इवैल्यूएट करना उसके बाद आता है, यानी कि मूल्यांकन करना, जो भी तथ्य दिए गए हैं, जो भी जानकारी दी गई है, उसके आधार पर कथनों को पढ़कर मूल्यांकन करना कि अ, यह मान लीजिए यह किस वर्ग में आएगा, ये किस स्तर में आएगा, इस इस तर्क का समर्थन देने के लिए आप किस उदाहरण का प्रयोग करेंगे, इस तरह इवैल्यूएट करना। और फिर सबसे अंत में आता है क्रिएट, यानी कि रचना करना। रचनात्मक जो भी अभिव्यक्ति है वह सबसे उच्च स्तर में मानी जाती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो इस तरह से स्मरण से शुरू होकर रचनात्मकता तक यह पहुंचता है। इस तरह के इसमें ये 6 स्तर होते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं इन कौशलों और स्तर के अनुसार। तो अगर हम सबसे पहला स्तर देखते हैं, जो कि है रिमेम्बर, रिकॉल करना, यानी कि जो मुख्य रूप से पूर्णतः स्मरण पर आधारित है, तो वह प्रश्न कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, मेरी सहेली के नाम का अर्थ नदी है, उसका नाम डैश है। तो यहाँ पे यह देखना है कि नदी अगर किसी चीज का अर्थ है तो उससे उसका समानार्थी या पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पे ये कुछ विकल्प दिए गए हैं और कौशल है दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुनना। तो इस प्रश्न को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूर्णतः यह स्मरण पर आधारित है कि नदी का पर्यायवाची अगर आपको याद है तो आपको सही जवाब सरिता चुनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न जहाँ पे हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस तरह के शब्दों को पहचानना या उन्हें बता पाना जो होता है, वे मुख्य रूप से स्मरण पर आधारित प्रश्न होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल पर, जो कि है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, जो भी आपने सीखा है, जो आपने स्मरण किया है, जो तथ्य आपको पता है, जो नॉलेज यानी कि ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान को आप समझकर किस तरह से उसका, किस तरह उस आपको उसकी समझ कितनी है, आप उसे संदर्भ में किस तरह से पहचान पा रहे हैं, उसके उपयोग को देख पा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। तो जहाँ एक प्रश्न दिया है जिसका कौशल है दिए गए शब्दों के लिए समानार्थक शब्द की समझ की पहचान करता है। तो यहाँ पे 3 वाक्य हैं। तीनों वाक्यों में एक शब्द रेखांकित है और यह पूछा गया है कि वह शब्द चुनिए जो तीनों रेखांकित शब्दों के स्थान पर उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पे न केवल आपको ये पता होना चाहिए कि रेखांकित शब्द का समानार्थक या पर्यायवाची क्या हो सकता है, पर आपको यह भी देखना है कि वह तीनों वाक्यों के लिए सही होना चाहिए वह प्रश्न, वह शब्द। तो यहाँ पे हम एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ स्मरण से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें समझकर सही उत्तर चुनना होगा कि प्रत्येक संदर्भ में वह कौन सा शब्द है जो कि लिया जा सकता है। तो हम स्मरण से एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। हम सोच समझकर, वाक्यों को पढ़कर, सारे रेखांकित शब्दों को देखकर, फिर विकल्प के शब्दों को देखकर, फिर एक शब्द चुन रहे हैं जो तीनों वाक्यों के लिए उचित और सही होगा। इसीलिए हम इसे समझ के अंतर्गत रखेंगे, जो कि स्मरण से एक लेवल
ऊपर है। आप 2-4 सेकंड का समय ले सकते हैं इसे पढ़ने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले लेवल पर। जो अगला लेवल है वह है अप्लाई, यानी कि अनुप्रयोग करना। कौशल यहाँ पे है प्रासंगिक उपयुक्त शब्दावली का उपयोग कर पाना। अब यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश दिया है, तो गद्यांश को पढ़कर रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द लिखने हैं। जो इस गद्यांश का जो गद्यांश का जो मुख्य भाव है, गद्यांश की जो घटनाएं हैं, परिस्थिति है, उसको समझकर आपको चुनना हो। तो यहाँ पे स्मरण और समझ से और आगे बढ़कर ये देखना होगा कि संदर्भ क्या है। वाक्य के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, जो वाक्य में अन्य शब्द दिए गए हैं उसके अनुसार किस शब्द का प्रयोग सबसे उचित रहेगा। बहुत ही रोचक है यह प्रश्न। जब विद्यार्थी इस तरह का प्रश्न हल करें, जो वे लिखते हैं, उससे हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है कि क्या वाकई उनमें पठन बोध और वाक्य संरचना और इन सब बातों की, व्याकरण, इन सब की समझ आई है या नहीं आई है। तो हम 5-10 सेकंड का समय लेकर पढ़ सकते हैं इस गद्यांश को और देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिक्त स्थान है वे बहुत ही अच्छी जगह रखकर रखे गए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि विद्यार्थियों ने जो भी सीखा है उसको नई परिस्थिति, नए संदर्भ में उन्हें प्रयोग करना आया है, वे अनुप्रयोग कर पा रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से इस गद्यांश में रिक्त स्थान देकर अनुप्रयोग को जांचने का प्रयास किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला लेवल है वह है एनालाइज करना, यानी कि विश्लेषण करना, तर्क का प्रयोग करना। जितने भी तथ्य, जानकारी जो सब दी गई है उसके बारे में सोच समझ कर फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना। तो एक कविता के 2-3 पद दिए हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी कविता है और प्रश्न है, साहित्य में किसी निर्जीव पदार्थ को मनुष्य रूप देना उसका मानवीकरण कहलाता है। यहाँ किस भाग में मानवीकरण का प्रयोग हुआ है? उचित तर्क देते हुए अपने उत्तर पर चर्चा करें। और इसका कौशल है गद्यांश में से दिए गए शब्द पर तर्क सम्मत निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या करना होगा विद्यार्थियों को यह देखना होगा कि यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उन पदों में से किस पद में
कोई ऐसी निर्जीव वस्तु है या पदार्थ है जिसका मानवीकरण किया गया है, तो वह कौन सी है? तो इसके लिए बहुत सी चीजें करनी है उन्हें। कविता पढ़नी है, कविता को समझना है, यह देखना है कि कहाँ पे कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं, क्या किसी निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण हुआ है। तो इस तरह से जितनी भी चीजें यहाँ दी गई हैं उन सब की आपस में तुलना करके उसको प्रश्न से मेल करवा के फिर उन्हें ये निष्कर्ष निकालना है कि अच्छा इस चीज का शायद इस चीज का मानवीकरण हुआ है, और अगर मानवीकरण हुआ है तो क्यों हुआ है, उन्हें उसका तर्क भी देना है। इसीलिए यह विश्लेषण यानी एनालाइज करने के अंतर्गत अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दूसरा पद है, दिवस कांपता, निशा ठिठुरती, सूरज को आंखें तरसी, दूर गगन में चंदा मानो पहने बैठा हो जर्सी। तो यहाँ पे दिवस, निशा, चंदा, सूरज भाई, इन सब का मानवीकरण देखने को मिलता है, और इसके अनुसार विद्यार्थी अपना तर्क देकर बता सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से मानवीकरण हुआ है। और एक बहुत अच्छी बात जिसपे मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि यहाँ पे मानवीकरण क्या है, उसका उसकी परिभाषा प्रश्न में पहले से ही दी गई है। तो ऐसे नहीं पूछा गया है कि यहाँ पे कविता के किस भाग में मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। कह देने को तो नीचे की केवल नीचे की पंक्ति देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि कविता में किस भाग में मानवीकरण का प्रयोग हुआ है, तर्क देते हुए उत्तर दें। पर यहाँ पे पहले से परिभाषा भी दी गई है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि प्रश्न में स्मरण मुख्य नहीं हो जाता है। अगर हम मानवीकरण का उदाहरण नहीं, मानवीकरण की परिभाषा नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ी आंशिक रूप से स्मरण पर भी आधारित हुआ कि मानवीकरण क्या है, यह हमें सोचना पड़ेगा, और फिर विश्लेषण तो है ही। पर परिभाषा देने से स्मरण बिल्कुल हट गया है। परिभाषा को पढ़कर आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा मानवीकरण ये है। तो अगर किसी विद्यार्थी को पता नहीं है मानवीकरण क्या है, वह भी बहुत अच्छा प्रयास कर सकता है इस प्रश्न को ठीक से हल करके उसका उत्तर लिखने का। इसीलिए यहाँ पे स्मरण बिल्कुल भी प्रधान नहीं है, यहाँ पे तर्क और विश्लेषण पे ही पूरा जोर दिया गया है। तो यह प्रश्न इस कौशल पर पूरी तरह खरा उतरता है। तो हमने यहाँ विश्लेषण का उदाहरण देखा। आप 2-3 मिनट सेकंड्स का समय लेकर प्रश्न को देख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले लेवल को देखते हैं। अगला जो स्तर है, जो लेवल है, वह है इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन कर पाना। तो यहाँ पे किसी पुस्तक या पुस्तिका की जो विषय सूची होती है, वह तालिका यहाँ दी गई है। कौशल है पाठ में छिपी जानकारी का मूल्यांकन करना, और इस तालिका के आधार पर जो प्रश्न पूछा गया है वह इस प्रकार से है। पुस्तक के विषयों को पढ़कर आपके अनुसार यह पुस्तक किसके बारे में है? तो आपको यह तालिका पढ़नी है, फिर देखना है कि यह पुस्तक का विषय क्या हो सकता है। राम के जीवन और देहावसान, राजाओं के वंश का उत्थान और पतन, राम और रावण का महायुद्ध, रघु की कीर्ति, क्या इसका सही उत्तर होगा? तो इस उत्तर पर हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम प्रत्येक विकल्प में जो विषय दिया गया है उसको सभी जो क्रम सूची है उसमें दिए गए सभी विषयों से मेल करें।
और फिर हम तुलना करें, तो हमें यहाँ पे मूल्यांकन करना है कि अगर अ में विकल्प जो दिया है उत्तर वह सही है तो वह क्यों है, सही या गलत के आधार पर उसका हमें मूल्यांकन करना है और उसे सारे विषयों से मेल भी करना है। इसीलिए यह मूल्यांकन पर आधारित एक प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छठा और आखिरी स्तर और लेवल है वह है क्रिएटिंग, यानी कि रचना रचना करना, रचनात्मकता। तो यहाँ पे एक प्रश्न है लिखित, जो फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन है एक तरह का। रीढ़ की हड्डी कहानी की समीक्षा करते हुए उसमें चर्चित मुख्य विषय पर बारीकी से प्रकाश डालें। तो आपको कहानी पता होनी चाहिए, उसका मुख्य विषय क्या है यह सोचना है, उस मुख्य विषय के बारे में फिर आपको अपने विचार बताने हैं। तो इसमें बहुत सी बातें हैं, आपको स्मरण तो करना ही है कहानी का, समझ आनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि कहानी का मुख्य विषय क्या है। फिर आपको अपने जो विचार हैं उनको सही तरीके से संगठित करना है, एक प्रस्तावना देनी है, विषय वस्तु लिखनी है, एक निष्कर्ष देना है। तो इस तरह से आपको अपने विचारों को संगठित करना है। तो इसमें एनालिसिस भी आ रहा है इसमें, और आप इस तरह उन सब बातों के आधार पर आप रचना कर रहे हैं। तो इसीलिए रचनात्मकता जो है वह सबसे उच्च स्तर पर है, क्योंकि उसमें उसके पहले के जितने भी स्तर हैं उन सब स्तरों में अगर आप दक्ष हैं तो ही आप रचनात्मकता में एकदम दक्ष हो पाएंगे। आपकी अगर विषय पर हर चीज पर पूरी तरह से पकड़ है, आपको समझ आ रहा है, सब कुछ आप तर्क कर पा रहे हैं, विश्लेषण कर पा रहे हैं, तो आप रचनात्मकता में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए यह सबसे ऊपर के स्तर पर है। जैसे कि और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि मुहावरे जो है, मुहावरे, उनका अर्थ, ये कई कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। लगभग तीसरी चौथी पांचवी कक्षा से तो डेफिनेटली आने लगता है, जब हम पूछते हैं कि मान लीजिए मुहावरा है, कलेजे पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। अगर हम ऐसा प्रश्न बोले तो यह क्या हुआ, यह पूर्ण तरह स्मरण पर आधारित हो गया कि एक मुहावरा है, उसका अर्थ क्या है ये हमें बताना है, या फिर हमें कोई अर्थ दिया गया और हमें बताना है कि उस अर्थ से मिलता जुलता मुहावरा क्या है। तो यह थोड़ा बहुत समझ और विश्लेषण पर आधारित होगा और स्मरण पर भी आधारित होगा। पर जब हम ऐसा एक वाक्य लिख दें कि मान लीजिए ऐसा कुछ वाक्य लिखा है कि वह सीढ़ियों से ऊपर गया और उसने खिड़की से झांका, उसे जो दृश्य दिखाई दिया उसके कलेजे पर पत्थर पड़ गया। अब इस कहानी को पूरा करें। तो इसमें एक रचनात्मकता है, बात मुहावरे की हो रही है, तो इसमें भी आपको मुहावरा समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे उस मुहावरे के आधार पर रचनात्मकता कर पाएंगे। तो मैं बताना ये चाह रही हूं कि एक ही अवधारणा को लेके आप इस तरह से अलग अलग लेवल के भी प्रश्न बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुहावरे हैं या ऐसा कुछ है तो उस पे केवल स्मरण के या समझ पर आधारित ही प्रश्न बनेंगे। अगर आप अपना ठीक से अगर आप सोचेंगे तो आप हर लेवल का प्रश्न एक अवधारणा के आधार पर बना सकते हैं। तो आपको अपना विषय के अनुसार दायरा सीमित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम हर अवधारणा के लिए
सोच समझकर बहुत अच्छे से अच्छे प्रश्न हर स्तर के लिए बना सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न बनाने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम क्या-क्या कर सकते हैं, अब चलिए हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हमारे संज्ञानात्मक कौशल होते हैं उसके अलग-अलग जो स्तर होते हैं उनका वर्गीकरण बताती है। हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 लेवल्स वो स्तर देखे जो स्मरण से शुरू होकर रचनात्मकता तक पहुंचते हैं, और हमने प्रत्येक स्तर के लिए प्रश्न का उदाहरण भी देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर प्रश्नों की विशेषताओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से सभी 6 विशेषताओं का उपयोग कर पाना कठिन कार्य है। हो तो जाता है, ऐसा नहीं है, पर हाँ, डेफिनेटली यह थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि अच्छा इस तरह से प्रश्न बनाना है, खास तौर पर अगर एनालिसिस और इस तरह के प्रश्न बनाने हैं तो वे कैसे होंगे। इन विशेषताओं के आधार पर प्रश्न को 3 स्तरों में बांटा गया है। ये स्तर है मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको अपने प्रश्नों को इन 3 स्तरों में देखना है, और इन 3 स्तरों में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सारे वर्ग आ गए हैं। तो अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का अर्थ होगा जहां पे जानकारी सीधी और स्पष्ट रूप से प्राप्त है, आपको सामने ही दिखाई दे रही है, जिसमें आपको सिर्फ उस जानकारी को ढूंढना या पहचानना है या फिर उसका स्मरण करना है। तो ढूंढना, पहचानना और स्मरण करना, जो कि बहुत ही सरल है, एकदम सीधा है और स्पष्ट है, तो वह मैकेनिकल में आएगा। इसीलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो पहला स्तर है स्मरण, वह मैकेनिकल में आएगा। इसके बाद हम जाते हैं अंडरस्टैंडिंग पर। तो अंडरस्टैंडिंग में आएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग वाला स्तर, जहां पे जानकारी उपलब्ध है, स्पष्ट रूप से दी गई है, पर आपको सोच समझ कर देखना है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे वह अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, जहां पे जानकारी पूरी तरह उपलब्ध है, पर आपको उस जानकारी के बारे में सोच कर और समझ कर उत्तर देना है। तो वह एकदम सीधा प्रश्न नहीं होगा, उसे थोड़ा सा अलग शब्दों में पूछा गया हो। इसके बाद आता है एप्लीकेशन का स्तर, और एप्लीकेशन स्तर में अंडरस्टैंडिंग के बाद वाले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सारे वर्ग आ जाते हैं। अप्लाई करना यानी कि अनुप्रयोग, एनालाइज करना विश्लेषण, इवैल्यूएट मूल्यांकन और रचनात्मकता, ये सब एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हम प्रश्नों को मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के वर्गों में डाल सकते हैं, स्तरों में, जिसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सारे वर्ग आ जाते हैं। तो जब आप प्रश्न बना रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं जिसमें ये तीनों स्तर आ जाएं, ताकि आपके जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वर्ग हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो जाएं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि प्रश्न बनाते समय इन स्तरों के अलावा हमें किन बातों पर ध्यान देना है, और इनके कुछ उदाहरणों पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एक गद्यांश है जो जिम्नास्टिक्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध
महिला हैं दीपा कर्मकार, उनके बारे में यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और उसके आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह के प्रश्न हो सकते हैं। मैकेनिकल हो गया, किस कठिनाई के बावजूद भी दीपा ने जिम्नास्टिक्स को जारी रखने का फैसला किया। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से गद्यांश में ये जानकारी दी गई है कि उनको क्या कठिनाई थी जिसके बावजूद वे जिम्नास्टिक्स में जाती रही। पैरों में घुमाव लाना भी असंभव होता है। दीपा के पैर के तलवे सपाट थे, यहाँ पे साफ लिखा है। इस कठिनाई के बावजूद दीपा की जिद थी कि वे जिम्नास्टिक्स नहीं छोड़ेंगे। तो ये सीधी जानकारी यहाँ पे दी गई है। शारीरिक बनावट के कारण कोई चुनौती आई, तो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो यह मैकेनिकल प्रश्न। अब इसी पे अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार दुलाल कर्माकर के विषय में क्या कहा जा सकता है? दीपा के पिताजी ही उनका प्रशिक्षण भी करते थे, तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको गद्यांश में समझना होगा कि उनके पिताजी के बारे में क्या क्या कहा गया है और उसके आधार पर इनमें से कौन सा कथन उनके लिए सही बैठता है। तो यह अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आ गया। फिर एक एप्लीकेशन का प्रश्न अगर हम देखें, दीपा ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के अर्थ को समझिए और इस आधार पर एक वाक्य बनाइए। तो वाक्य गद्यांश से ही है, एक शब्द रेखांकित किया गया है, आपको संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ समझना है और फिर एक नया वाक्य बनाना है। तो इस तरह से आप अपनी समझ को एक नई परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो आप एक स्तर आगे बढ़ गए हैं, समझ से आप अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ही गद्यांश में आप मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। अब इस प्रश्न को देखिए, क्या नीचे दिया गया प्रश्न कक्षा 9 के लिए अनुरूप है? दिए गए वाक्य को अप्रत्यक्ष कथन के रूप में कैसे लिखा जाएगा? रेजिन हॉक ने कहा, स्पष्ट संदेश यह है कि पूरे विश्व में ग्लेशियरों का भार काफी घटेगा। यह वाक्य है और उसका अप्रत्यक्ष रूप कौन सा होगा वह हमें चुनना है। तो हम देख रहे हैं कि ये कक्षा 9 के लिए ठीक है। कक्षा 9 के बच्चे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन को समझना और ये देख पाते हैं कि किस तरह से अप्रत्यक्ष कथन में अर्थ वही होना चाहिए, पर जो क्रिया है उसका रूप बदल जाता है। तो क्रिया और काल की समझ कक्षा 9 के बच्चों को होती है, इसीलिए यह प्रश्न उनके लिए ठीक है और यह इन सीखने के प्रतिफलों पर आधारित है। विराम चिन्ह और व्याकरण के तत्वों की व्यावहारिक जानकारी अगर उन्हें है तो वे यह निश्चित रूप से कर पाएंगे। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है प्रश्न का? यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या छात्र एक यौगिक वाक्य को एक साधारण वाक्य में बदल सकते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न बनाने की प्रक्रिया में सीखने के प्रतिफल और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव दोनों की स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, सीखने का प्रतिफल स्पष्ट रूप से दिया गया है, विराम चिन्ह और व्याकरण की समझ
और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी यहाँ दिया गया है। और अगर ये दोनों बातें आपकी ठीक हैं तो आप अपना प्रश्न अच्छी तरह बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप किस चीज का परीक्षण करना चाह रहे हैं और वह सीखने के प्रतिफल से किस तरह से संबंधित हो सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि जब आप प्रश्न बनाते हैं तो आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वर्ग और फिर वो जो 3 स्तर हमने प्रश्नों के बताए थे, मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, जिसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वर्ग भी आ सकते हैं, उसके आधार पर अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। और अपने प्रश्नों को उसमें रखने के लिए आपके लिए और क्या अन्य बातें हैं जो आवश्यक है, वह यह है सीखने के प्रतिफल और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, इन दोनों की पूरी स्पष्टता होना, ताकि आपको पता रहे कि आपका प्रश्न क्या जांच रहा है और क्यों जांच रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सीखने के अधिगम क्षेत्र। सीखने के अधिगम क्षेत्र वे कौशल हैं जिनमें दक्षता हासिल करना सभी विद्यार्थियों से अपेक्षित है। इन्हें लक्ष्य भी कहा जाता है। प्रत्येक बोर्ड में जो बोर्ड शिक्षा बोर्ड होता है उसकी तरफ से ही सीखने के अधिगम दिए जाते हैं। हर कक्षा के लिए सीखने के अधिगम होते हैं जिनको ध्यान में रखकर पाठ और पाठ में दिए गए प्रश्न इत्यादि होते हैं। तो ये वे लक्ष्य होते हैं जो हम चाहते हैं कि विद्यार्थी इन्हें प्राप्त करें। तो इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में यह बताना चाहिए कि प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है। मान लीजिए अगर आप कोई प्रश्न बना रहे हैं जिसमें आप सार्वनामिक विशेषण की समझ को जांच रहे हैं, तो आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव उस रूप से होना चाहिए और वो किस सीखने के अधिगम में आएगा, व्याकरण के तत्वों की पूर्ण समझ इसमें आएगा। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है वह भी बताना है। और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव से यह पता चलता है कि इसका मतलब है कि जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यह वर्णन करता है कि छात्र वर्णन करेगा जो छात्र जानता है या समझ गया है या सीख चुका है। तो आपको टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव का कथन कैसे लिखना है, वो कथन इस तरह से लिखना है कि अगर विद्यार्थी उस प्रश्न का सही उत्तर देता है तो उस कथन से हमें पता चलता है कि विद्यार्थियों को वह कौशल, गुण या अवधारणा ठीक से पता है। जैसे कि अगर हम सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जैसे हम क्या लिख सकते हैं, हम उसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण को पहचान पाता है। मान लीजिए कोई वाक्य दिया है और हम पूछ रहे हैं कि उस वाक्य में कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वाक्य तो दिया है, शब्द भी दिए हैं, बस ये बताना है कि कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि उस शब्द को पहचानना है। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यह होगा कि सार्वनामिक विशेषण को पहचान पाता है। तो जिस विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया उसके लिए वह कथन लागू हो गया कि हाँ, वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी सार्वनामिक विशेषण को पहचान सकता है।
तो इस तरह से हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो यह बताए कि प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है, और जिससे यह पता चल जाए कि छात्र को वह अवधारणा समझ आ गई है, वह सीख गया है कि नहीं सीख गया है, और वह अपने सीखने के अधिगम से भी संबंधित होता है। एक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए? जितना संभव हो उतना विस्तृत और विशिष्ट होना चाहिए, और यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है। तो सीखने के अधिगम जो हैं वे थोड़े से ब्रॉड होंगे, वो ज्यादा बड़े पैमाने पे लिखे जाएंगे। जैसे कि सीखने का अधिगम ये होगा कि व्याकरण के व्यवहारिक तत्वों की जान, व्यवहारिक तत्वों की समझ। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में हम ये नहीं लिखेंगे कि व्याकरण के व्यवहारिक तत्वों की समझ। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को हम बहुत ज्यादा विस्तृत और विशिष्ट बनाएंगे। तो हम इस तरह से इसीलिए लिखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण की पहचान या सार्वनामिक विशेषण का सही प्रयोग कर पाना। अगर अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न है तो प्रयोग कर पाना। तो प्रश्न जिस स्किल से समझ संबंधित है, जिस स्किल को जांच रहा है, जिस कौशल को जांच रहा है, जिस अवधारणा को जांच रहा है, ये सारी ही बातें टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में आ जानी चाहिए, और इसीलिए वह विस्तृत और विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए, ना कि सीखने के अधिगम की तरह बहुत ज्यादा ब्रॉड। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाए। अब यहाँ पर विषयवार सीखने के अधिगम दिए गए हैं कक्षा 9 के लिए। मैं यहाँ दिखा रही हूँ, आप केवल इन्हें पढ़ सकते हैं अपने मन में। Okay. ये बाकी के अधिगम है कक्षा 9 के लिए। तो इसमें सारी बातें आ जाती हैं, जो पठन है, श्रवण है, लेखन है, स- कौन से सामाजिक मुद्दों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, कहानी, गद्यांश, पद्यांश, सारी चीजें सीखने के अधिगम में आ जाती हैं। भाषा और साहित्य संबंधित बारीकियां आ जाती हैं इसमें। इसी तरह कक्षा 11 के लिए ये विषय वार सीखने के अधिगम दिए गए हैं। तो इन अधिगमों को दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप ये अधिगम देखें। इस अधिगम के आधार पर आप देखें कि आप किस तरह के जो हमने पहले बताए थे मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन के प्रश्न, किस अधिगम के लिए किस तरह का आप प्रश्न बनाना चाहते हैं, वह प्रश्न जो आप बनाना चाहते हैं उसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव आप क्या रखेंगे। तो इन अधिगमों के आधार पर
अब आपकी ये गतिविधि है कि दिए गए अधिगम क्षेत्र पर आपको एमसीक्यू 3 एमसीक्यू प्रश्न बनाने हैं, जिन प्रश्नों में मैकेनिकल एक अंडरस्टैंडिंग, एक एप्लीकेशन का प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आपको उसमें लिखना है कि ये किस अधिगम से संबंधित है प्रश्न, आपके प्रश्न का कौशल क्या है और आपके प्रश्न का टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। यह सारी बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। तो आज की वर्कशॉप में हम एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सीखने के विभिन्न जो वर्ग होते हैं वे क्या हैं, किस तरह से हम स्मरण से शुरू करके रचनात्मकता पे पहुंचते हैं। स्मरण सबसे सरल स्तर माना जाता है और रचनात्मकता स्तर में सबसे ऊपर आती है। और हर लेवल के लिए हमने प्रश्न का एक प्रकार देखा कि किस प्रकार के आप प्रश्न बना सकते हैं लेवल के लिए, और किस तरह से ये लेवल मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के स्तरों में रखे जाते हैं, ताकि आप मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन तीनों के तरह के प्रश्न बना पाए और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वर्गों को उसमें सम्मिलित कर पाए। इनके उदाहरण भी हमने देखे। फिर हमने देखा कि सीखने के अधिगम क्षेत्र के आधार पर हम हमारे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होना चाहिए, उसे किस तरह से स्पष्ट और विशिष्ट बनाना चाहिए, और किस तरह से टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव सीखने के अधिगम क्षेत्र से अलग होता है, उसका कथन किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। हमने विषयवार अधिगम देखे और अब इनके आधार पर आपको अपना असाइनमेंट पूरा करना है, जिसमें आपको मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन का प्रश्न बनाना है, उसमें से अधिगम क्षेत्र लिखना है और अपना टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के जो स्तर हैं और जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है वह कैसे लिखना है और वह आपके अधिगम से कैसे मेल खाता है, यह सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो आप इस समझ के आधार पर अपना असाइनमेंट पूर्ण करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी समझ और सुदृढ़ हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भारती।